नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दा सूरत का। गुजरात के अलग अलग बड़े महानगरों से वहां की समस्याएं वीएनएम के जरिए आप तक पहुंच रही है और आज उसी कड़ी में अहमदाबाद के बाद आज सूरत की बारी और सूरत में क्या समस्याएं लोगों को परेशान कर रही है। जब गुजरात में सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों को सुविधा देने में कितनी कामयाब रही है उस पर बात होगी, कितनी सफल रही है उस पर बात होगी। और आज सूरत में खासकर शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे क्योंकि सूरत में शिक्षा माफिया लगातार बेफाम होते जा रहे हैं। पिछले कई वक्त से सूरत में नकली शिक्षा संस्थाएं भी उजागर हो रही है और अच्छी शिक्षा लोगों को नहीं मिल रही है। बहुत महंगी शिक्षा प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में छात्रों को लेनी पड़ रही है। वहीं सरकारी स्कूलों की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ऐसे में सूरत की शिक्षा व्यवस्था पर आज खास सवाल उठाएंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनको आपसे मिलवा देती हूँ और उसके बाद चर्चा के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे कि सूरत में किस कदर शिक्षा माफिया बेफाम होते जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ चर्चा में सूरत से जुड़े हैं मितेश हड़िया जी। मितेश जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ प्रीत चावला जी जुड़े हैं। प्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद। और हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जुड़े हैं। धीरेन्द्र भाई, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, सूरत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है ये मैं आप लोगों से जान लेती हूँ और उसके बाद मेरे मन में जो सवाल हैं, लोगों के मन में जो सवाल है उस पर आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे मितेश जी, सूरत की शिक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? मैडम, हम 1-2 साल से आप देखो, कोविड के बाद हमने ये सब रिसर्च करने का शुरू किया तो सूरत में इतनी बोगस संस्थाएं भरी हुई कि आप मान नहीं सकते। बाद में ये नर्सिंग कॉलेज हो, ये बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कितनी सारी इतनी जितनी सारी कॉलेज है, कितनी सारी बोगस संस्थाएं है। हमने अभी 6 महीने पहले महाकमल फाउंडेशन नाम की बोगस संस्था है, वहां पर हमने रेड की और वहां पर हमको पता चला कि ये पूरा जो इनका स्कैंडल है पूरा स्कैम ही है, क्योंकि एजुकेशन स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी संस्था ही बोगस है। यहाँ पर स्टूडेंट को कोचिंग देते हैं और एग्जाम के लिए बेंगलोर भेजते हैं और फीस भी लाखों रुपए में फीस लेते हैं। और गुजरात सरकार से हमने बात की, आरटीआई की, तो हमको पता चला कि भाई ये कॉलेज तो फेक है, गुजरात सरकार की मान्यता इनको प्राप्त नहीं हुई है। बाद में इनके ऊपर हमने कार्यवाही भी की, पुलिस कमिश्नर जी को भी हमने रजूआत की, फरियाद की, एफआरआई भी दाखिल की। लेकिन अभी भी हमारा जो कंज्यूमर कोर्ट में जो केस दाखिल करने का है वो 1-2 दिन में वो भी दाखिल हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के फेवर में हमें ये करना पड़ेगा। बाद में अभी रिसेंटली हमने एक आध वीक पहले रेड एंड व्हाइट मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट नाम की सूरत में जो संस्था है, उनकी गुजरात में ऑल ओवर 25 से ज्यादा ब्रांचेस है और सूरत में 8 से ज्यादा ब्रांचेस है। ये संस्था भी बोगस ही है, क्योंकि वहां पर आईटी कोर्स करवाते हैं, मान लो कि एनिमेशन कोर्स है, वेब डेवलपिंग, एंड्रॉइड डेवलपिंग, ऐसे अलग अलग कोर्स करवाते हैं और साइड में स्टूडेंट को डिग्री के लिए बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग जैसी डिग्री कोर्स के लिए स्टूडेंट को विद्यादीप यूनिवर्सिटी है, किम प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्वर्णिम यूनिवर्सिटी गांधीनगर में बस के द्वारा भेजते और सिर्फ एग्जाम देने के लिए भेजते। यूजीसी के नियम के द्वारा ये कोर्स एक्सटर्नल में पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी रेगुलर कोर्स को एक्सटर्नल में करवाते और हम एक दिन में एक ही पेपर दे सकते हैं एग्जाम का, लेकिन ये क्या करते कि 2 दिन में 6 पेपर एक साथ ले लेते और स्टूडेंट को ये भी गारंटी देते हैं कि भाई हम आपको एग्जाम में पास ही करवाएंगे, उनकी आप चिंता छोड़ो। ये लोग सिर्फ एजुकेशन के नाम के ऊपर सिर्फ स्कैम ही कर रहे हैं, स्टूडेंट को लूटने का काम कर रहे हैं। वो रेड एंड व्हाइट वाले जो इनके मालिक है वो भी वेबसाइट में से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ 40,000 जितने स्टूडेंट जुड़े हुए। मतलब आप ये सोच लो कि इनकी 1 साल की फीस 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक होती है, तो 40,000 इंटू 1 लाख भी कर लो तो कैलसी में एरर आ जाएगा, इतना आंकड़ा हो गया। इतना बड़ा स्कैम है। और सूरत में से हमारे गृह मंत्री आते हैं, सीआर पाटिल जी आते हैं और शिक्षण मंत्री भी हमारे सूरत के, फिर भी इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा स्कैंडल है, तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? ये लोग डमी मार्कशीट, डमी डिग्री दे रहे हैं। और जब स्टूडेंट विदेश में जाएंगे, कनाडा है, अमेरिका में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, तो वहां पर इनके डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है।
और जी, जी। कई सारे उनके स्टूडेंट के भी हमारे पर कॉल आए कि भाई हम रेड एंड व्हाइट में स्टडी कर रहे थे और हमारी स्टडी खत्म होने के बाद अभी हम हुँ, जॉब पर जा रहे हैं तो 4-5 हजार में हमको जॉब ऑफर कर रहे हैं और इनका जी। सर्टिफिकेट रेड एंड व्हाइट का दिखाते हैं तो फाड़ के डाल देते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा। हुँ, तो ये हुँ। क्या मतलब मैडम, ये बहुत बड़ा एजुकेशन स्कैम है और सूरत में तो बहुत ही बड़ा एजुकेशन स्कैम है। मालूम नहीं किसके अंदर में ये चल रहा है क्योंकि शिक्षण मंत्री भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जी, बिल्कुल। हमारे साथ बात कर रहे हैं मितेश हड़िया जी, जो एनएसयूआई के गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और लगातार शिक्षा व्यवस्था पर और खासकर जिस तरह से नकली शिक्षा संस्थाएँ चलाई जा रही है, उस पर आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि गुजरात में आजकल सब कुछ नकली पकड़ा जा रहा है। नकली ऑफ़िस, नकली कोर्ट, नकली जज, नकली कर्मचारी, नकली पुलिस। असली क्या है, यही अब समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सरकार भी असली है या नकली, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि जैसे मितेश जी ने कहा कि हर कोई सूरत से आ रहा है, सूरत का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन इस तरह की जो संस्थाएं हैं उन पर क्यों लगाम नहीं कसी जा रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं प्रीत भाई के पास चलूंगी। प्रीत भाई, क्या कहेंगे? सरकारी व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि ऐसी शिक्षा जो संस्थाएं हैं वो बेफाम होती जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? मैडम, पहले तो आपका खूब खूब आभार कि आपने ये मुद्दा उठाया। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सूरत की बात, सूरत में अभी आप देखो कि सूरत में इतनी सारी इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो गई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने रेड एंड व्हाइट का ही किया। रेड एंड व्हाइट में जाकर देखा, उधर के स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट का फोन आया था। वो फोन पे बोलता था कि भाई हमने आज से 2 साल पहले एक इंस्टीट्यूट में, रेड एंड व्हाइट करके इंस्टीट्यूट है, उसमें से लाख रुपए फी भरी थी। लाख रुपए फी भरने के बाद मुझे ऐसा लगा, स्टूडेंट को ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूट पूरी बोगस है। तो उन्हें स्टूडेंट के पेरेंट्स ने, सबने इंस्टीट्यूट के ओनर, मैनेजर और सर प्रोफेसर को पूछा तो सर प्रोफेसर ने कुछ बहाने निकाल के वो स्टूडेंट को 15 दिन बाद ऐसा बोल दिया कि आज से तू इंस्टीट्यूट में पढ़ने मत आना, हम्म, हम्म। ताकि उन लोगों का ऐसा स्कैम बाहर ना पड़े। फिर वो स्टूडेंट ने हमारे साथ बात की। ऐसे ही अब महाकमल फाउंडेशन था, उन्होंने वो सब था, उसमें 80% आदिवासी जो गरीब घर की बहनें हैं, गरीब घर का परिवार है, उनके लड़के लड़कियां पढ़ रही थी। वो सबके पास भी 1-1 लाख 2-2 लाख फी लेके वो सब बोगस चला रहे थे। उधर हम गए जानने के लिए, तो पुलिस वाले हमें, उनको पकड़ने की बजाय हमें डिटेन करने आ गए। हमें ले गए पुलिस स्टेशन, ले गए, 2-2 घंटा बिताया क्योंकि हम वो विद्यार्थियों के हित में प्रश्न उठा रहे थे। इसके लिए हम लोग, तो ये सरकार जो है, अभी रेड एंड व्हाइट का ही आप देख लो कि रेड एंड व्हाइट पूरी बोगस चल रही है, तो भी यहाँ के जो सीएम है गुजरात के, उनके साथ वो उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके साथ उनका फोटो है। एचएम है, होम मिनिस्टर हर्ष भाई संघवी है, उनके साथ फोटो है। तो हम कभी कभी मिलने जाते हैं, रेड एंड व्हाइट के प्रोफेसर को बात करने जाते हैं कि ऐसा स्टूडेंट के साथ हो रहा है, आपका क्या कहना है? तो वो सब हमें ऐसा बोलते हैं कि हमारी तो बहुत ऊपर तक पहचान है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकोगे। तो हमें जी, बात जी। करनी है कि ऐसे मंत्रियों के साथ ऐसे सब इंस्टीट्यूट वाले जुड़े हैं, तो कब हम्म। तक ये भाजपा सरकार में ऐसा सब चल सकता है? जी, बिल्कुल। बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पाता है। बात कर रहे थे प्रीत चावड़ा, जो अ, यूथ कांग्रेस के महामंत्री भी हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक बुलंद रूप से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह सोलंकी भी है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार छात्रों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, उसे कैसे आंकते हैं और उसे कैसे बंद किया जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल का, आपने मुद्दा विद्यार्थियों इसका मुद्दा आपने उठाया। मैं सर्वप्रथम बोलना चाहूंगा कि गुजरात में 27 साल से अधिक से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब भी देखो तब नकली सामने आ रहे हैं, नकली सामने आ रहे हैं, नकली सामने आ रहे हैं। और ये सरकार बातें करती है कि हम ये करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और हमारे गुजरात से, सूरत से बिलोंग करने वाले हमारे युवा नेता, जिसको बोलते हैं बीजेपी वाले हर संघवी जी, वो बोलते हैं किसी भी चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं। अरे सर, पहले प्रपोजल सही। जब एनएसयूआई के मेरे साथी मित्र मित्र सरिया ने जब आईटीआई के थ्रू से जो ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोगस है, उसके खिलाफ आईटीआई का एकत्र सब किया परिपत्र, तो मालूम चला कि दक्षिण गुजरात के अंदर 61 यूनिवर्सिटी ऐसी बोगस चल रही है। 61, मैं आपको आंकड़े के साथ दिखाना चाहूंगा। 61 यूनिवर्सिटी
अभी भी बोगस इंस्टीट्यूट चल रहे हैं गुजरात में और सूरत में। और हमारे कुलपति जी बोल रहे हैं कि हम उसके खिलाफ नोटिस जारी किया है, लेकिन जब कुलपति जी का फोटो सामने आता है और हम जब प्रेस मीडिया के आपके सामने जब फोटो लाते हैं तो कुलपति जी बोल रहे हैं मेरा पुराना आता है। तो कौन सा पुराना आता है, मैं कुलपति से पूछना चाहूंगा। या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि आप भी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और दूसरी बात कि जो रेड एंड व्हाइट इंस्टीट्यूट है वो सूरत में 8 जगह पे चल रही है और पूरे गुजरात में 24 जगह पे चल रही है। तो भी ये बीजेपी की सरकार कुछ भी कर सकती है, सीबीआई, ईडी, शिक्षा मंत्री, पुलिस, सब कुछ इनके इनके पास है। तो भी ये एनएसआई पर्दाफाश करे तो भी उन लोग की अभी आंख नहीं खुल रही है। तो हम भविष्य में उनके खिलाफ जो भी करना पड़े विद्यार्थी हित के लिए, चाहे तालाबंदी करनी पड़े या जो मालिक है उसके घर का घेराव करना पड़े और विद्यार्थियों को साथ में लेकर हमें हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करनी पड़े, तो भी हम एनएसआई के साथ मिलकर हम विद्यार्थी हित की बात करेंगे। चलिए, एनएसयूआई से धीरेन्द्र सिंह सोलंकी हमसे बात कर रहे हैं और लगातार इस तरह के मुद्दों को एनएसयूआई सूरत में उठा रहा है। और क्यों ना उठाए, जब लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल हो तब इस तरह के मुद्दों पर बुलंद तरीके से बात करना जरूरी है। अब हर ईडी और सीबीआई की बात करें धीरेन्द्र भाई ने कि छोटी छोटी बातों में नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसी संस्थाओं के पीछे क्यों कोई ठोस पुलिस कार्रवाई नहीं होती है? कैसे अलग अलग शहरों में 8 से 10 से लेकर 24 जितनी संस्थाएं खुल जाती है? क्या सरकार सोती रहती है? सरकार इन्हें अनुमति कैसे देती है? और अगर बिना अनुमति के इस तरह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है तो आखिर सरकार कर क्या रही है? बहुत बड़े बड़े सवाल है, लेकिन सरकार इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक मुद्दा विनर्मत गुजरात यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की भर्ती का भी है, क्योंकि प्रोफेसर तो बहुत सारे हैं, इतने सारे लोग पढ़ने के बाद भी बेरोजगार है, लेकिन स्कूल में और कॉलेजेस में भर्ती नहीं हो रही है। मितेश जी, क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटीज में अच्छे शिक्षकों की, प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही है, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखो कि गुजरात भाजपा के राज के अंदर प्राइवेटाइजेशन जब से खानगीकरण हो गया तब से लेके अब तक कायमी भर्ती बंद हो गई। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती ये लोग कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती में क्या करते हैं कि 11 महीने का करार रहता है, उसमें भी ये लोग सेटिंग कर लेते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में जो भी वीसी के कोई वीसी रजिस्टर की और कोई इनके अंगत जो प्रोफेसर होंगे या फिर अंगत जो भी कोई अध्यापक होंगे उनको जॉब पर रख लेंगे और 11 महीने का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी सूरत में 4-5 कॉलेजेस ऐसी है मैडम कि वहां पर प्रिंसिपल ही नहीं है, प्रिंसिपल की भर्ती नहीं की है, वहां पर प्रिंसिपल के बिना कॉलेज चल रही है। ऐसे कैसे कॉलेज चल सकती है? सीएम के बिना पूरा स्टेट चल सकता है क्या? पीएम के बिना पूरा देश चल सकता है क्या? तो ऐसे कॉलेज भी नहीं चल सकती। हमने इसके बारे में भी हमने यूनिवर्सिटी में कई बार रजूआत भी की हुई है। और आप मैडम वीर नर्मद दक्षिण जो गुजरात यूनिवर्सिटी है वहां पर मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के भी जो कोर्सेज है वो यहाँ पर बड़े बड़े बैनरों में लिखा हुआ है कि हम मास्टर इसमें करवा रहे हैं कि हिस्ट्री में करवा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में करवा रहे हैं। लेकिन वहां पर आप देखो तो एक भी स्टूडेंट को वहां पर नहीं लेते, सिर्फ नाम के कोर्स है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ ग्रांट लेने के लिए ऐसे सिर्फ कोर्स दिखा रहे हैं। जब स्टूडेंट वहां पर एडमिशन लेने के लिए जाता है तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि भाई यहाँ पर तो हमारे एक भी प्रोफेसर नहीं है, यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ाई नहीं करवा रहे, आप एफिलेटेड जो भी दूसरी कॉलेज है वहां पर जाके एडमिशन ले लो। तो फिर इतने इतने बड़े बैनरों में कोर्स का नाम लिखने का मतलब क्या है? ये लोग एडवर्टाइजमेंट में कुछ नहीं छोड़ रहे हैं मैडम, सिर्फ ना सिर्फ अपना ग्रांट लेने के लिए जो भी करना पड़े ये कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्ती भी ये नहीं कर रही है, प्रोफेसरों की भर्ती भी ये लोग नहीं कर रहे। प्रिंसिपल भी 3-4 कॉलेज में तो प्रिंसिपल ही नहीं है, तो कॉलेज क्या काम कर, कैसे स्टूडेंट आगे पढ़ाई करेंगे? बहुत सारे मैडम सवाल है, लेकिन इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बहुत सारे सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। ना सिर्फ ये वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की बात है, वडोदरा की एमएसयू यूनिवर्सिटी हो या गुजरात की अलग अलग यूनिवर्सिटी, जिसे सरकार ऐसा कहती है कि ये हम चलाते हैं, और लेकिन सरकार चलाती है तो किस तरह से चलाती है? आप सोचिए, कोर्सेस वहां पर है अवेलेबल, लेकिन वहां स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जाता है क्योंकि उनके पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, शायद फैकल्टीज ना हो, और
जब ग्रांट लेने की बात आती है तो ये सारे कोर्स जो हैं वो एड ऑन हो जाते हैं और उस तरह से ग्रांट ले ली जाती है। अगर इसी तरह से शिक्षा की संस्थाएं चलती रही तो इसका व्यापारीकरण हो गया है, ये तो सब जानते हैं। स्कूलों में तो हो ही गया है, यूनिवर्सिटी में भी लाखों करोड़ों रुपए देकर ही अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। प्रीत भाई के पास चलूंगी। प्रीत भाई, क्यों सरकार अपने आंख, नाक, कान सब कुछ बंद करके बैठी हैं और खामियाजा गुजरात की जनता को उठाना पड़ रहा है, जबकि भर भर झोली वोट गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को कर रही है? मैडम, आपने बोला कि क्यों ये सवाल गुजरात की जनता को उठाना पड़ रहा है। अभी मैं आपको बोलूं कि कई प्राइवेट स्कूल कॉलेज ऐसी है कि जो बीजेपी के नेता हो या उसके लड़के के साथ जुड़ी हुई है या उनकी खुद की कॉलेज है। वो आज आप सामान्य सीनियर केजी जूनियर केजी में एक एडमिशन लेने जाओ तो 2-2 लाख रुपए का डोनेशन देना पड़ता है, तब जाके वो एडमिशन लेते हैं। आज सूरत में गोडादरा में एक स्कूल है आदर्श करके, वो आदर्श स्कूल में आज एक स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की, उन्होंने वो लड़की ने फीस नहीं भरी तो 3 दिन तक स्कूल वालों ने वो लड़की को बाहर खड़ा रखा, स्कूल के बाहर खड़ा रखा। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की कोई छोटी नहीं होती मैडम। वो सब स्कूल के बाहर खड़ी रही, आने जाने वाले देखते रहे, उसको लड़की को अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसके बाद लड़की ने घर पे बताया, घर पे बताने के बाद वो लड़की के पेरेंट्स ने स्कूल वालों से बात की कि हम 2-3 दिन में आपको फीस भर देंगे। दूसरे दिन लड़की को वापस स्कूल गई तो स्कूल वालों ने वापस लड़की को बाहर खड़ा रखा। आज वही लड़की ने आज सुबह सुसाइड कर लिया है और वही वजह से सुसाइड किया है कि सूरत में ऐसे स्कूल संचालकों के फी मांग कर स्टूडेंटों को प्रेशराइज कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंटों को प्रेशराइज कर रहा है कि स्टूडेंटों को आत्महत्या करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऐसे ही आप देखते रहो कि ऐसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज है, इधर आप सीनियर जूनियर केजी में एडमिशन लो तो 2-2 लाख तक का डोनेशन देना पड़ रहा है। अभी इतने में गरीब घर के लड़के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, आप ही बताओ। और ऐसे अपने गुजरात के होम मिनिस्टर है, ऐसे बात करते हैं कि ऐसे डुप्लीकेट पकड़ने वालों को तो ये कर देंगे वो कर देंगे, पर उनके ही नेता जो भाजपा के नेता है, भाजपा के ही कार्यकर्ता है, वही सब ये कांड में पकड़ाते हैं। उसका तो कोई वरघोड़ा निकालता नहीं है, उसको तो रोड पे कोई दिखाता नहीं है, उसके ऊपर तो कोई केस होता नहीं है। तो क्या भाजपा वालों को सब छूट दी हुई है कि आप जो भी करो खुलेआम करो, बोगस चलाओ? बिल्कुल, बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब शायद गृह राज्य मंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास भी नहीं होंगे। जब भी कोई घटना घटती है तब गृह राज्य मंत्री हमेशा कहते हैं कि कोई पण चमरबंदी ने छोड़वामा आवशे नहीं, लेकिन चमरबंदी छोड़े तो तब जाएंगे जब पकड़े जाएंगे। छोटे-छोटे जो आरोपी हैं उसे पकड़ लिया जाता है। अगर बड़े आरोपियों को भी पकड़ लिया जाए तो कब वो पीछे से जमानत लेकर जेल से बाहर हो जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके की सरकार चल रही है और खासकर शिक्षा व्यवस्था एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना का गवाह आज पूरे गुजरात को बनना पड़ा कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची जो फीस नहीं भरने की वजह से इतना टॉर्चर की गई कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी। उससे शर्मनाक गुजरात सरकार के लिए और क्या हो सकता है कि आप बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को अच्छा रोजगार तो नहीं मिला होगा तभी वो फीस नहीं भर पाए होंगे, उनकी शायद इतनी आमदनी देने में सरकार असफल रही होगी कि वो फीस नहीं भर पाए। लेकिन अच्छा एजुकेशन अगर सरकारी स्कूल में मिल जाता तो बच्ची को शायद प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना पड़ता और इस तरह की दुर्घटना का, इस तरह की घटना का गवाह हम सबको नहीं बनना पड़ता। चलिए आखिरी सवाल धीरेन्द्र भाई से पूछ लेती हूँ। धीरेन्द्र भाई, ये सरकार के साथ क्या करेंगे, नागरिक कैसे आवाज उठाएंगे और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा? कोई आशा का किरण आपको दिख रहा है? तो मैडम की जो जनता है, जो स्टूडेंट लोग है, उन लोग को पहले तो एक मक्कम बनना पड़ेगा। ये सरकार जो जो दिन भर दिन स्टूडेंट के साथ पेपर कांड हो रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका एक दिन पहले ही वायरल हो जाता है, 2-3 घंटे पहले वायरल हो जाता है। उसके लिए मैं पहले स्टूडेंट लोग को बोलूंगा कि आपको पहले यूनिटी में रहना पड़ेगा और आपके साथ जो भी ऐसा कुछ होता है तो एनएच से हर हमेशा आपके साथ करिए। तो आप उसके उसके इसके लिए पीछे हट मत करो, हम आपके साथ करें। और जो बात सरकार के सामने जुर्म तो लड़ने की बात होगी तो हम विद्यार्थी के लिए हमें जेल में जाना पड़े या फिर सरकार के सामने हमने जो चाहे आंदोलन करना पड़े तो मैनेज से विद्यार्थियों को लेके साथ में लेके करेगी। वो मैं सब आपके माध्यम से मैं सब स्टूडेंट लोग को बताना चाहता हूँ। और बात मेरे प्रीत भाई ने बात मत बताई कि स्कूल जो भाजपा के मददगारों को जो दी जा रही है, उनके जो सगा संबंधी लोग हैं वो लोग स्कूल चला रहे हैं।
मेरे वहां से मैडम जो वन पर्यावरण मिनिस्टर है मुकेश पटेल करके नाम के, वो मेरे यहाँ जो स्कूल है वो जगह पे जाके दिखाया। हम लोग वहां पे भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे किसको सुधारा जाए। मैडम जहाँ कॉम्प्लेक्स हो रहा है वहां पे, जहाँ स्मोकिंग जोन होता है, जहाँ पे न चीज जो बच्चे लोग को न मिलनी चाहिए वो चीज भी यहाँ 100 मीटर के अंदर मिल रही है। और जहाँ शॉपिंग मॉल के अंदर जहाँ पे एक ही इमरजेंसी आने जाने का रास्ता है वहां पे स्कूल चला रहे हैं, न वहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, न वहाँ पे स्पोर्ट का कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे हमारे गुजरात की सरकार बात करती है कि यहाँ पे खेलेगा बढ़ेगा पढ़ेगा इंडिया, गुजरात खेल कुंभ बड़े बड़े कर, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट लोग को ये एक खेलने का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ऐसी जगह पे इन लोगों ने स्कूल बनाई हुई है। और बात करूं जी रेसिडेंस की, तो जहाँ पे जो रेसिडेंसी विस्तार है जहाँ पे सब लोग पढ़ाई करते हैं वहां पे भी स्कूल इन लोगों ने 2-2 माल की बनाई हुई है। वहां पे एक एक क्लास में 60-60 बच्चे 3-3 क्लास के एक साथ बिठा के पढ़ाने का काम ये लोग भाजपा के राज में लोग कर रहे हैं। और आने वाले दिन में जो सरकार कुछ भी काम नहीं करेगी हम लोग तो उनका पर्दाफाश करेंगे। मैं आपके माध्यम से आज में उन लोग। और बात करें शिक्षण मंत्री की, तो शिक्षण मंत्री हमारे सूरत से ऐसे कांग्रेस विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास भी हमारे मुद्दे पहुंचते हैं। हमारे पत्रकार भाई उन लोग के पास मुद्दे लेके जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो चुप्पी साध लेते हैं, गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। अरे मैं उनसे बताना चाहूंगा कि मैं आपको गुजरात की जनता ने 156 से ज्यादा सीट ला के दिया है। केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन जब बात आती है गुजरात की, तो आपने अभी रेवड़ी बांटी, सबको दिल्ली में बोला कि महिलाओं को हम 25 रुपए देंगे। तो क्या गुजरात की महिला क्या आपकी महिला नहीं है क्या? आपकी वोटर्स नहीं है क्या? तो उनके खिलाफ क्या करोगे? आप दिल्ली में बोल रहे हो कि हम महिलाओं को लैपटॉप फ्री बांटेंगे, हम साइकिल फ्री बांटेंगे। अरे गुजरात में तो साइकिल आप 2-2 साल पुरानी बांट रहे हो, कलर काम करके बांट रहे हो। हमने लाइव देखा है सबके मीडिया के माध्यम से। तो भी आप ऐसे जनता को उल्लू बना रहे हो जैसे चाहे आप ही हो। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है मैडम। जो भी वो उनके वॉशिंग मशीन में जाएगा वो व्हाइट वॉश हो जाएगा। कल मैं भी जाऊंगा तो मेरे बारे में भी जो भी गुना होगा जो भी होगा और मेरे को व्हाइट वॉश करके ले लेंगे। बीजेपी इस तरह की है। हमने चाहे बड़े बड़े युवा नेता सब लोग देखे कि बीजेपी किस तरह के काम करेगी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि शिक्षा नीति में बदलाव जरूर आना चाहिए, और नहीं आएगा तो उसके खिलाफ एनएसयू मार्च यात्रा भी निकालेगी। घर का स्कूलों कॉलेज में जाके जो भी करना पड़े विद्यार्थियों को शिक्षण मुद्दे पे समझाने का काम एनएसयू करेगी। सवाल बहुत बड़े-बड़े उठाए हैं धीरेन्द्र भाई ने, और साइकिल बांटने की बात की कि 2-2 साल पुरानी, लेकिन बहुत सारे शहरों से तो धीरेन्द्र भाई ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां साइकिलें खरीद ली गई हैं हजारों की संख्या में और उसे बांटी भी नहीं गई है, यानी वो पैसा भी हमारी ही जेब से जा रहा है। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था गुजरात में देखने मिल रही है, और मुझे लग रहा है इसका स्थानीय स्वराज के चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा। नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नागरिक लगातार परेशान हो रहे हैं। उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। बुनियादी सुविधाओं में घर में अच्छा पानी लोगों के नहीं आ रहा है, ड्रेनेज की सुचारू सुविधाएं नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 मुद्दों पर गुजरात सरकार काफी पीछे रह गई है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफी अच्छा शिक्षा मॉडल बनाया है, और और दिल्ली में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी सारी घोषणाएं की है, जिस पर भी धीरेन्द्र भाई आवाज उठा रहे थे कि भाई गुजरात के लोगों को तो कुछ दीजिए, यहाँ सालों से आप वोट ले रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और बहुत बड़े बड़े सवाल है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है सरकार से मांगने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि जवाब खुद जनता दे सकती है, क्योंकि जनता अब परेशान हो रही है जिस तरह की व्यवस्था सरकार में चल रही है, गुजरात में चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें वो है जो आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें हर एक नागरिक के दिमाग में होना जरूरी है, ताकि वोट करते वक्त वो सारी चीजों का हिसाब मांग सके और अपने नेताओं से सवाल पूछ सके। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।